Very good morning, all of you. So, we are going to start with the governance, risk management, compliance, and ethics. As you can see from the name of the subject, it talks about 4 topics: governance, risk management, compliance, and ethics. 50, 20, 20, 10. मतलब ये जो गवर्नेंस रहेगा ये 50 नंबर का फिक्स किया गया है. गवर्नेंस में लिख दीजिएगा 50 मार्क्स. रिस्क मैनेजमेंट में लिख दीजिएगा 20. So governance is 50, risk management 20, compliance 20, ethics 10. ये फिक्स्ड है. इंस्टीट्यूट ने गवर्नेंस को 50 नंबर अलॉट किया है, आरएम को 20, कंप्लायंस को 20, एथिक्स को 10. ओके अब सबसे पहले हम जो एथिक्स एंड बिजनेस है चैप्टर नंबर 14 के बाद वाला 15 उससे आज स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, एथिक्स एंड बिजनेस चैप्टर निकाल लीजिए. पेज 173 है आपके मैट में. आपके मैट के अंदर पेज 173. खाली ये अकेला चैप्टर 10 नंबर का नहीं है. लेसन 15 ऑनवर्ड्स एथिक्स है. मतलब लेसन 15 ऑनवर्ड्स जो आपका लगभग 4 चैप्टर्स होगा. 4 चैप्टर्स 15, 16, 17, 18. तो लेसन 15 ऑनवर्ड्स जो 4 चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर्स सुनाई नहीं दे रहा. हाँ तो फिर भी तो सुन रहा होगा. डूड चेक करो बच्चों क्या बोल रहे हैं. हाँ तो चेक करो, वो बताओ उनको. तो ये जो 4 चैप्टर है ये लेसन 15, 16, 17, 18 चारों मिला करके 10 मार्क्स का है. ओके तो लेसन 15 जो है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब ये लेसन 15 अकेला 10 नंबर का नहीं है. 15 से लेकर के 18 तक जो है वो 10 मार्क्स का पोर्शन है. आइए फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं. एथिक्स एंड बिजनेस. So we are starting with ethics and business. Yeah. Anyone? What is ethics? Do you have any idea of ethics? Yes, we do have an idea of ethics, sir. बचपन में पढ़े थे. बताइए ethics क्या होता है? Moral principles. Yeah, I would give it to you. Ethics may be defined as what? Moral principles. Ethics जो है ना, basically it has got originated from Greek word ethikos and Latin word ethicus. U और O का फर्क है. U और O का. Greek word ethikos, Latin word ethicus, which means what? Character. Can you tell me the difference between character and behavior? Babaji would tell us. ये तो बाबा जी का ही चैप्टर है. इसमें कोई टेक्निकल ज्ञान तो है नहीं. You understand? What is the difference between character and behavior? नहीं, आप अपना बात करिए. आप जो है वो सब नहीं है. बच्चा बोल रहा है आप लोग सब इसी की तरह है. अग्रीड कि डिसएग्रीड? देखिए आप अपना बात करिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड बिहेवियर? एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड बिहेवियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड बिहेवियर? हाँ,
जो चीज करते हैं वो बिहेवियर है. व्हाट इज कैरेक्टर? जो रिएक्शन देते हैं वो बिहेवियर है. व्हाट इज कैरेक्टर? वेरी गुड. दोनों बच्चे मिल करके जो है वो सही आंसर दिए हैं. दोनों बच्चे गले लग जाएं. तो एथिक्स जो है ना, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कौन सा बताओ ना? एथिकोस. लैटिन वर्ड कौन सा बताओ? एथिकस. ग्रीक वर्ड एथिकोस, लैटिन वर्ड एथिकस, which means character. Character is something which is within the individual, and what is within the individual when portrayed outside becomes behavior. आपका कैरेक्टर सही हो तो बिहेवियर अपने आप सही होगा. कैरेक्टर ही गलत है तो कभी ना कभी बिहेवियर आपका सामने आएगा ही. रास्ते पे चलते हुए लोगों को आप छेड़ेंगे, ये क्या है? बिहेवियर. क्योंकि आपका कैरेक्टर खराब था. कैरेक्टर अच्छा होता तो वैसा बिहेवियर नहीं होता. जो बच्चा यहां पढ़ाई लिखाई नहीं करके आता, हम उसको डांटते हैं, वो बिहेवियर. क्योंकि मेरा कैरेक्टर वैसा है. नहीं समझ में आया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा कि अगर स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई नहीं करे, तो कभी ना कभी सामने आएगा ही. बुद्धि में ही नहीं जा रहा है. जा रहा है सर, जा रहा है. समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो एथिक्स जो है ना, वो क्या होता है सही मायने में? कैरेक्टर. बट वो तो दिखता नहीं है. कैरेक्टर इज इनटेंजिबल कि टेंजिबल? अरे हंस क्यों रहे? बोलिए ना. कैरेक्टर इज इनटेंजिबल. इंटेंजिबल है ना? हाँ, लेकिन कोई कितना भी छुपाए कभी ना कभी तो दिख जाता है. वो हो जाता है बिहेवियर. तो बिहेवियर के पीछे मत भागो, कैरेक्टर के पीछे भागो. ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर कैरेक्टर सही है तो बिहेवियर अपने आप क्या हो जाएगा? सही. लेकिन अगर बिहेवियर सही है तो ये जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर सही है. तुम्हारे सामने वो हो सकता है झूठा बिहेवियर कर रहा हो तुमको इंप्रेस करने के लिए. फिर जब हो जाएगा शादी वगैरह, तो उसके बाद कैरेक्टर सामने आ जाएगा. तो हमेशा आपको बिहेवियर को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए. किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए? कैरेक्टर. समझा है? कैरेक्टर बिहेवियर में क्या फर्क होता है? बट पीपल आउटसाइड विल जज व्हाट? बिहेवियर. आर वी थ्रू विद दिस? अब एथिक्स में बोला गया कि ना, एथिक्स के अंदर हम लोग के यहां पर जो एथिक्स है उसके अंदर देखा जाए तो देयर आर 5 बॉटम लाइंस. 5 बॉटम लाइंस ऑफ एथिक्स. There are 5 bottom lines of ethics. Those 5 bottom lines of ethics are, the 5 bottom lines of ethics are environmental bottom line, economic bottom line. सबसे पहले economic bottom line, economic bottom line, environmental bottom line, evolutionary bottom line. ध्यान लगाओ, economic. और बहुत अच्छा चीज है यार. कंपनी लॉ और टेक्निकल ज्ञान ले लेकर के बच्चे उब चुके हैं. आओ थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ. इकोनॉमिक, अरे बॉटम लाइन ही बोल रहे हैं. 5 ठो. इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इवोल्यूशनरी, सोशल. कौन सा बॉटम लाइन बताओ ना? सोशल एंड ह्यूमन रिसोर्स. सोशल एंड ह्यूमन रिसोर्स. हाउ मेनी बॉटम लाइन्स आर देयर? 5 बॉटम लाइन्स बताइए. एथिक्स का 5 बॉटम लाइन्स बताइए. बॉटम लाइन मतलब अगर आप ये 5 चीज को कंट्रोल कर लिए तो आपका एथिक्स कंट्रोल हो जाएगा. दिस 5 बॉटम लाइन्स यू शुड कंट्रोल. इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, E for economic, E for environmental, evolutionary, social, human resource. सबसे पहले क्या बोले? अरे बोलो ना. The first bottom line is economical नहीं, economic bottom line. Economic bottom line. Environmental, evolutionary, social, human resource bottom line. These are the 5 bottom lines of ethics we should control. As a business, we should control these 5 bottom lines. The first bottom line that we should focus on, economic bottom line. Business should focus on economic bottom line. Economic bottom line means earning profit, creating wealth. This is the dharma of every business. Creating loss and destroying shareholders' wealth is adharma. अधर्म है, अधर्म. बिजनेस का पहला धर्म यही है. प्रॉफिट कमाए, वेल्थ को मैक्सिमाइज करे. We have to earn profit. We have to maximize the wealth. This is business ka dharma. This is called economic bottom line. Because if you don't earn profit, the country cannot run. The country runs on the taxes paid by the businessman. How is the country going to run? How are the babas going to survive without paying the taxes?
How the poor person is going to survive if we don't pay the taxes? If every business starts incurring losses, the shareholders' wealth will be destroyed. Because if the business is earning loss, somewhere down the line it is destroying not only shareholders' wealth but stakeholders' wealth. क्रिएटर का पैसा नहीं दे सकेगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे सकेगा, सोसाइटी को सीएसआर नहीं कर सकेगा, शेयरहोल्डर को रिटर्न नहीं दे सकेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर. लॉस का मतलब नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द शेयरहोल्डर, नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय, नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली टू द शेयरहोल्डर बट ऑल अदर इन्वेस्टर्स आल्सो. You will not be able to pay the interest on the bank loan that you have taken to do the business. You will not be able to pay taxes to government. You will not be able to do CSR with the society. You may not be able to pay employees' salaries. You may not be able to pay the creators' bills. So that kind of business we don't want in society. So your first dharma is, your first ethics is to earn profit by legitimate means. By legitimate means you should be able to earn profit. That is your economic bottom line. अरे इतना कुछ बोले हैं बाबा, ये ऐसा लिख सकेगा ना रे बाबा? ये सब रट्टा नहीं लगाना है. अगर ये सब रट्टा लगाना होगा तब सीएस नहीं बन सकोगे. दुनिया भर का किताबें पढ़ने के लिए. कैसे बच्चे हैं, समझ आ रहा है? तो ये सब रट्टा नहीं. रटना क्या है? ये रटना है. अरे भाई ये 5 बॉटम लाइन तो रटना है, नाम रट लेना है. नाम अपने मन से इनोवेशन नहीं कर सकते. हम लोग भी एक बॉटम लाइन लिखेंगे, ये नाम याद करना होगा, नाम रटना होगा, बट इसके अंदर का मत रटो. इसके अंदर का कंसेप्ट समझ लो, फील कर लो और वो फीलिंग को एग्जाम में बयान कर दो. बिकॉज सो मच यू हैव टू स्टडी. और फिर लास्ट में क्या होगा, ये फीलिंग आएगा तुमको, यार सब मिक्स हो गए हैं. हाँ तो पेपर भी तो मिक्स करके ही आता है भाई. तुमको पेपर देते तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सको कि ये सीआरआई है कि सीडीआर है. तो पेपर भी मिक्स मैक्स करके ही आता है. कंपनी लॉ हर पेपर में तुमको दिखाई देगा, ड्राफ्टिंग का पेपर में ड्राफ्टिंग नहीं दिखाई देगा, मुश्किल से 20 नंबर का ड्राफ्टिंग दिखाई देगा. You understand what I'm saying? उसमें कंपनी लॉ भरा हुआ रहेगा. तो पेपर मिक्स करके आता है, उसका टेंशन मत लो तुम. बट इस उम्र में तुमको ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या चीज याद करना है और क्या चीज याद नहीं करना है. 5 नाम याद करना है, अंदर का भी रट लोगे, मन से कबाड़ लिख करके आ जाओगे, कचड़ा लिख करके आ जाओगे कि जो समझा रहे हैं. वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, अपने वर्ड्स में लिख देना जो समझाया. जैसे इकोनॉमिक बॉटम लाइन में आप लिख देंगे, प्रॉफिट इज द मेन धर्मा ऑफ एवरी बिजनेस. To create wealth is the main function of every business. Pakka. But by legitimate means. But by legitimate means. For example, what are the legitimate means to earn the profit? Taking care about the quality, productivity, customer, service. Taking care about the quality, it gives productivity, it gives quality, productivity, customer, service अच्छा दो, proper goods and service दो. क्वालिटी कस्टमर सर्विस, 3 पॉइंट ऐसे याद कर लेना. क्वालिटी कस्टमर सर्विस 3 पॉइंट अलग अलग है, बट क्वालिटी कस्टमर सर्विस, क्वालिटी भी दो, कस्टमर के बारे में सोचो, गुड सर्विस प्रॉपर दो. ये होता है लेजिटिमेट मीन्स. एंड इफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस फेल्स इन इट्स इकोनॉमिक, इट विल बी कर्स टू एवरीवन. It will not be able to, ये सब लिखना पड़ेगा. It will be cursed to everyone because of the following point. पैराग्राफ में घुसा करके मत लिख करके आना. Nobody is interested. आज का स्टूडेंट मार्क्स तभी हासिल करेगा जब उसके अंदर कला है, कला आर्ट है. नहीं समझ आया? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को क्या किया, अंडरलाइन. उसके बाद अब तुम भले ही आंसर लिखा है बट घुसा पुजा करके एकदम कोरेंट पैराग्राफ में लिख दिया. नहीं, पॉइंट में लिखो. इकोनॉमिक बॉटम लाइन के अंदर भी पॉइंट्स, डायमंड इकोनॉमिक बॉटम लाइन के अंदर भी पॉइंट्स. यू अंडरस्टैंड? जैसे इकोनॉमिक बॉटम लाइन में हमको लिखना है तो हम लिख देंगे पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट इज द dharma. To earn profit is the dharma of every business. Point number 2, wealth creation is essential for a business to survive. Point number 3, if a business does not fulfill its economic responsibility, it's a curse to society. Point number 4, the profit should be earned by legitimate means, like giving proper service, quality, productivity, innovation, customer. Point number कितना हो गया? 4. फिर point number 5, if business fails in its economic objective, it will destroy shareholders' wealth, stakeholders' wealth. नहीं समझ में आया? Point number 6, failing in economic objective will have the following consequences. Point number A, it will not be able to pay taxes to government. Point number B, it will not be able to focus on CSR.
Point number C, it may not clear the employee salary wage. Point number D, it may not clear the vendor's bills. Point number E, return on investment will not be given to the investors. हो गया, जबरदस्त टनाटन वाला रैंक 1 वाला आंसर बन गया. अब ये हम बार बार हर आंसर में नहीं आपको बता सकते. मेरा काम है आपको कंसेप्ट बता देना. अब इकोनॉमिक बॉटम लाइन बता दी. एग्जाम में आंसर प्रेजेंट कैसे करना है इमेजिन किया जब हम बोले? समझ आ रहा है? आपको ऐसे ही आंसर प्रेजेंट करने हैं. ठीक है सर, कर देंगे. तो 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर का ही आएगा ये क्वेश्चन. और कितना नंबर का आएगा? ये पूरा क्वेश्चन 4 नंबर का ही आएगा. तो शॉर्ट में फटाफट चलता देना. और बताओ क्या? हाँ, इकोनॉमिक बॉटम लाइन हो गया. फिर क्या है? एनवायरमेंट बॉटम लाइन. एनवायरमेंटल बॉटम लाइन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द एथिकल रोल्स ऑफ बिजनेस. बोलो. Sustainable development is one of the ethical roles of business. To protect environment is also essential. To protect environment is also essential for every business. आप बताइए, business operates in society कि nature also? Business operates in society, nature की both. So point number C, because business operates in not only society but also in nature, it will have to take care of the nature and the environment in which it operates. If it does not take care of the environment, it will be driven out of the environment. नहीं समझ में आया? The resources that the business use, the inputs that the business use are provided by the environment. So business is ethically responsible to take care about the environment which is providing the inputs for the business. Hey, समझ में आ रहा है? Input कहाँ से मिलता है? तो उसके बारे में ध्यान तो रखना पड़ेगा. By sustainable development, ये हो गया environmental bottom line. और बताओ. Evolutionary. Not many businesses think about evolutionary bottom line. Evolutionary bottom line not only means innovation, but it also means sustainability in future. यार, यहां से आगे बढ़ना है तो आगे को बचाना तो पड़ेगा. हम लोग फ्यूचर रेडी होना चाहते हैं. हम लोग फ्यूचर रेडी होना चाहते हैं. पहले फ्यूचर को तो रेडी करो. पता चला हम लोग तो फ्यूचर रेडी हो गए लेकिन फ्यूचर ही खत्म हो गया. So evolutionary bottom line does not only means innovation and innovation and innovation, but it also means to preserve the future. If we don't preserve the future, then the business is destroyed. Now this is possible only through policy of conservation, which hardly any businesses in the modern world follow. They don't follow the policy of conservation. We have only learned in EVS. There's something called conservation, but who is following? No one. Do you conserve water at your home? No. The answer is a big no. Yes, I do. I don't waste it. Minimum requirement. Only 30-second shower. That's it. No soap, nothing. Natural. तो इनोवेशन से खाली नहीं होता. इवोल्यूशन मतलब खाली इवोल्यूशन मतलब इनोवेशन नहीं. फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना. जो बचपन से सीखते हैं कंजर्वेशन करो, मतलब ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट इट रिमेन्स अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन. But are we doing it? Are we using the resources in optimal manner so that it remains available for future generation? Answer is no. Tell me the first prime city of the world to run out of water. Cape Town. Very good. South Africa, Cape Town. It ran out of water 3 to 4 years back. Tell me the first city of India which has run out of water. Chennai. Chennai. You understand? So we are suffering from acute water shortages. Now when I say business, I am talking about the world. I am not talking about Kolkata. यहाँ तो गंगा जी है, तो यहाँ तो उतना दिक्कत नहीं आएगा. यहाँ तो गंगा जी है, समझ आ रहा है? But I am talking about the world. Cape Town ran out of water 3 to 4 years back. Artificial water supply के ऊपर dependent है. Same goes with Chennai. The same thing is predicted for Bengaluru in near future. You talk about Kolkata, you talk about Delhi, you talk about pollution only nowadays. The burning topic in Delhi and Kolkata nowadays is only pollution. Your lymphocytes, your lung organs, they are totally damaged by inhaling the toxicated air. Bangalore has opened
The air cafe also nowadays, wherein you can go inside the cafe and take the fragrance of pure air, just like you do with the hookahs. Similar thing you can do with the air now, and that too with the flavored air. That's oxygen, pure oxygen. So this business will also go. It's a new startup in Bangalore. Just like when I was kid, I used to imagine what duffer people are and how stupid people are to purchase water. And at that time also the water used to be very expensive. It used to come around 10 rupees or 20 rupees per bottle. Water was never cheap. And it has very interestingly not increased also. The prices have not increased also. At that time also the mineral water bottle used to come for rupees 10 per bottle or 20 per bottle, and same is the price right now. So at that time I wondered, when my father used to keep the water bottles, that which idiot is going to buy it? Not me. I don't pay for water. Why should I pay for water? If I want to pay something, I would get a nice cold drink or something. But you see nowadays, the sale of water is more than the sale of cold drinks. So same goes with the air. Air purifiers nowadays. It hardly does the job. But air purifiers and pure oxygen packets coming. Now, the mentality that I had as a kid, the same mentality you will be having right now, that who is going to pay for oxygen? It's for free. But 10 years down the line, you will see that this market is going to pick up like anything. There is a concept of smog tower, SMOG, smog tower in Bangalore itself. In Delhi, they are planning to set up a smog tower due to this pollution. Tell me. So, करोगे क्या? अमीर बन करके सांस भी नहीं ले सकोगे तो जल्दी पहुंच करके हवाई जहाज से, गाड़ी से करोगे क्या जब हर जगह पोल्यूशन है? करोगे क्या जब ब्रिज ही गिर जा रहा है? ब्रिज बना रहे हो जल्दी पहुंचने के लिए और वही गिर जा रहा है। इससे अच्छा तो वही पुराना वो बुलेट कट्स ठीक है, रिस्क तो नहीं है। इवोल्यूशनरी बॉटम लाइन, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, और फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए आपको करना पड़ेगा इवॉल्व बैक। अब पता है हम लोग इवॉल्व कैसे करेंगे? पीछे हट करके, बैक जा करके। नहीं समझ में आएगा सर, इवॉल्व करने के लिए पीछे हटना पड़ेगा। हाँ, जो मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, जो मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सब कंट्रीज में होड़ लगा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ किसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो अब आपको पीछे हटना पड़ेगा, तभी आप इवॉल्व हो सकेंगे। You understand what I'm saying? So ये हो गया इवोल्यूशनरी। और बताइए, क्या सुबह सुबह क्या प्रवचन लेने आए हो? बढ़ो आगे, बच्ची देख रही है। और बताओ। अरे सोशल बॉटम लाइन, अरे बेशर्मो, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पूरा सीएसआर के बारे में लिख देना। सीएसआर सेक्शन नंबर कौन सा बताओ? 135। इट इज द मैंडेट एज पर सेक्शन 135 तक कंपनी तक जो है तेरा 2-4 एक्टिविटी का नाम बताओ ना सीएसआर करोगे। यस, एजुकेशन, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, eradication of hunger and poverty, eradication of hunger, poverty, promoting education, promoting equality। ये समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या होता है हम लोग का बताओ ना। eradication of hunger and poverty, protection of environment, promoting equality, these are our social responsibilities। और क्या बताओ? human resource, treating workers equally, treating all workers equally, giving them fair working condition, good working condition, treating the workers equally, giving them good working is a human resource responsibility। Giving them good pay packages and good working condition is a human resource responsibility। समझ में आ गया सर? 5 बॉटम लाइन आप आज्ञा दीजिए, हम लोग लिख देंगे कभी भी। खाली 5 बॉटम लाइन याद रखना पड़ेगा। और कैसे याद है? 3 तो ई है, ऐसे याद रखना ना। 3 तो क्या है? ई है, पक्का। 3 तो ई है और एचएस है। 3 ई एचएस, पक्का। बताओ 3 तो ई क्या है? इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इवोल्यूशनरी, एचएस ह्यूमन रिसोर्स, सोशल। कौन सा एथिकल एरियाज हम लोग को बिजनेस में फेस करना पड़ता है? व्हाट आर द एथिकल एरियाज दैट वी फेस इन बिजनेस वेयर वी कैन बी अनएथिकल? एथिकल एरियाज
that we face in business and where we can be unethical. While doing ethics, we have to follow ethics while doing production, accounting, human resource, marketing and sales. Let us talk about ethics in marketing and sales, accounting and finance, human resource. ये तीन एरिया है ethics in marketing and sales, accounting and finance, human resource और एक production, ethics in production. ये चार एरिया जहां पर हम लोग को ethics follow करना चाहिए. सबसे पहले एरिया कहां ethics follow करोगे? हाँ, अरे सबसे पहले एरिया बताओ जहां ethics follow करोगे. Marketing and sales. We have to follow ethics in marketing and sales. Advertising the product is not bad. Giving false information, misleading information is unethical. Just for the sake of selling your product, you are giving misleading information. You are using children in marketing. You are making false advertisement, false claim. That is unethical. आजकल तो हम देखते हैं बच्चों से ऐड करवाते हैं. हाँ, एक इंश्योरेंस प्लान बेचने के लिए एक बच्चा का ऐड करवा रहा था कि उसका बाप जो है वो लग रहा है सलट गया, ऐसे करके बैठा है बट सलटा नहीं. फिर बच्चा भी खुश. पैसा बाजार में क्या? आई सॉ एन एड. मतलब बच्चा लोगों को तो बख्श दो. नहीं समझा? चलो फ्लिपकार्ट का ऐड फिर भी बच्चा लोग को फैशन वेयर का है, चलो ठीक है. लेकिन यार ये इमोशनल, कल को मेरा बच्चा भी आकर के पूछेगा इंश्योरेंस करवाए तो children do not know na what they are marketing. So at least you should spare children. आप बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का आजकल होर्डिंग देखेंगे, बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई भी बीमारी हो हार्ट का आ जाना. अरे ऐसे ऐसा ऐड देता है इन लोग. इन लोग देखा है बाईपास साइड में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ रहता है, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे वो अमरी हॉस्पिटल हो, एमआरआई. ठीक है, इन लोग बड़ा बड़ा ऐड करके रखता है कैंसर का और ये हार्ट का और ये इमरजेंसी का फुल एंड. तो ये क्या शोभा देता है क्या? एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब नोबल सर्विसेज है. अब हम बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दे, थोड़ा सा खराब लगेगा ना क्या? हाँ सर, आपके तो गेट के बाहर लगा हुआ है. अरे गेट के बाहर लगा हुआ है वो तो सेक्शन 22. अरे यार गेट के बाहर लगा हुआ तो सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि भाई गेट के बाहर अपना लगाना पड़ेगा. समझ आया? और कहीं आप नहीं देखेंगे मेट्रो के बाहर हम लटक रहे हैं, मेरा बोर्डिंग में होर्डिंग लटक रहा है. मना करके रखते हैं. फ्रेंचाइजीज को भी हम मना करते हैं, बट फ्रेंचाइजीज जो है वो अगर करते होंगे तो मुझे इसके बारे में नहीं पता. तो ये क्या था बताओ ना, बोलते नहीं हो. ये एथिक्स कहाँ था? मार्केटिंग. अब जैसे परफ्यूम का ऐड आजकल फिर भी फॉग वाला ठीक अच्छा अच्छा ऐड कर रहा है, इसलिए पीपल आर लाइकिंग कि कुछ बकवास नहीं कर रहा है. नहीं तो पहले परफ्यूम का मतलब जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा लगता था परफ्यूम बिकेगा नहीं. तो एक पर्टिकुलर जेंडर परफ्यूम लगाता था, एक पर्टिकुलर जेंडर अट्रैक्ट होता था, तभी परफ्यूम बिकता था. हम एक तो ऐड देखे थे बहुत पहले जिसमें परफ्यूम लगा करके एक आदमी बाहर जा रहा है और उसके पीछे एक पर्टिकुलर जेंडर का ग्रुप चलने लगा. एक्स इफेक्ट. हाँ मतलब ये तो अनएथिकल ऐड है ना यार. पाइपर की ये भी ट्राई किया, डॉगीज पीछे पड़ गए थे, पूरा बोतल खाली कर लिया था, कुछ नहीं हुआ. आर यू नॉट फीलिंग चीटेड? बताओ. तो यार ये तो अनएथिकल मार्केटिंग है ना. तो एथिक्स इन मार्केटिंग करते समय हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. अब इतना गुस्सा आता है मेरे को, ये जो ऐश्वर्या राय और जो बड़ी बड़ी हीरोइन है, इन लोग 2-2 रुपया का शैम्पू का ऐड करती है. मारेंगे बेटा, तुम लोग लगाते हो बेटा. ये क्लिनिक ऑल क्लियर का विराट और ये अनुष्का ऐड करता था, ये लोग लगाता है बेटा. ये सब हम जैसे गरीबों के लिए है. 2-2 रुपए का, ये लोग इंपोर्टेड लगाता होगा. समझ में आ रहा है? तो ये सब एथिक्स इन मार्केटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है. हाँ बोलिए. हाँ, इमामी के ऊपर केस हो गया था. हाँ बिल्कुल. नहीं बिल्कुल सही बात है. तो ये एथिक्स इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, एथिक्स इन मार्केटिंग, फिर एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड इट्स अ बर्निंग इशू. भाड़ में क्या मार्केटिंग वगैरह, अभी तो सब ज्यादा एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर सब निर्भर करता है. आप विंडो ड्रेसिंग करके अपना अकाउंट्स को
विंडो टेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं ताकि शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस बढ़े, मार्केट प्राइस बढ़े। इट इज टोटली अनएथिकल। आप विंडो ड्रेस करते हैं अपने अकाउंट्स को, आप अपना प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके बढ़ाने का कोशिश करते हैं। आप जो एक्सपेंसेस पीएल में बुक करना चाहिए आप उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। खर्चा पीएल में नहीं बुक कर रहे हो, एसेट में लिख दे रहे हो। खर्चा को बुक करना चाहिए था पीएल में, आप उसको एसेट में लिख दे रहे हो, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यस इन्फोसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। एंड लेट मी टेल यू, yesterday a class action suit has been launched against Infosys in USA। इंडिया में क्या है, बर्दाश्त करने का क्षमता शक्ति बहुत ज्यादा है। हम लोग यहाँ पर क्लास एक्शन सूट अलाउड है सेक्शन 245 में, बट अभी तक हुआ नहीं है। और इन्फोसिस का अगर आपको याद हो, एक जमाना में आज से कुछ महीनों पहले विसल ब्लोअर ने कंप्लेन किया था, और हम बताए भी थे विसल ब्लोअर ने स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए को कंप्लेन कर दिया है, और उसके ऊपर फिर सेबी भी एक्शन ले रहा है। तो सेबी तो ले ही रहे, उन लोग ले चुका। उन लोग का इन्वेस्टर लोग जो है ना, क्लास एक्शन सूट फाइल कर दिया इन्फोसिस के ऊपर। आज धड़ाधड़ करके इन्फोसिस का शेयर का दाम क्रैश होना चाहिए। Yesterday class action suit has been filed against Infosys because of unethical accounting, to boost the short-term profit, to manipulate the share price in the stock market। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसका जो सीईओ है सलील पारेख, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि आप प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते हैं अनएथिकल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके। इसके ऊपर सलील पारेख जी ने कहा, भगवान भी चाहेगा तो नहीं होगा। मतलब इवन गॉड कैन नॉट चेंज, इवन गॉड कैन नॉट मैनिपुलेट। नहीं समझाया? तो ये सब बकवास बात है। यूएस वाला लोग बोला, हमको सच्चाई नहीं पता, वो तो केस होगा ना, केस चलेगा। यूएस वाला लोग बोला ये सब बकवास बात है। क्लास एक्शन सूट फाइल कर दिया सारे इन्वेस्टर लोग मिलकर के। और थ्रू विद दिस, सत्यम के सुने हो? यूएस इन्वेस्टर लोग सत्यम के समय भी क्लास एक्शन सूट फाइल कर दिया था, उन लोग को मोटा कंपेंसेशन मिला था। उस समय इंडिया में क्लास एक्शन सूट का कोई सेक्शन ही नहीं था। सत्यम केस को देख करके कंपनी तक 2013 में क्लास एक्शन सूट का सेक्शन 245 लाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, बट यूएस में पहले से था। अब है इंडिया में क्लास एक्शन सूट 245 में, अब हम लोग क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। देखो, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहां तक क्लियर है क्या सारा बात? तीसरा जो एथिकल एरिया आपको फॉलो करना है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, आप ह्यूमन रिसोर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट ये सब नहीं कर सकते आप। ऑफ लेट आई वाज वेरी शॉक्ड कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, his relative got sexually assaulted verbally in a very big company. It was government of India undertaking. What was the name of the company? I have forgotten. तुम लोग सुना था, न्यूज़पेपर में भी आया था, शायद भेल, आई एम नॉट श्योर, बट शायद भेल। उस बेचारी औरत ने सुसाइड कर लिया। You understand? But being a government of India enterprise, तो वहां पर जो डायरेक्टर लोग बैठे हैं वो कौन लोग हैं? पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तभी तो उन लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर्स हैं। तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, मीडिया में भी दब गया। यू अंडरस्टैंड? फिर भी जो आवाज उठाया जा सकता था नेसेसरी फोरम्स में उठाया गया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा जा रहा। उन लोग कोई और कारण बता दिया। सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा हुआ है, सुसाइड नोट पाया गया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आई वाज बीइंग कंटिन्यूअसली हैरेस्ड बाय 2 or 3 ऑफिसर्स, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए था ना, जब मरना ही था तो मार के खुद मार ही देते ना, जो होता देखा जाता बाद में। या फिर कम से कम ये सुसाइड नोट करके बस दिखा देते, करना नहीं चाहिए था। बट हम लोग कौन होते हैं उसके ऊपर कमेंट करने वाले, कितना मेंटल प्रेशर रहा होगा क्या पता, मतलब डिप्रेशन से भी ज्यादा कुछ रहा होगा। नहीं समझा? आप लोग के मन में या आसपास अगर आप लोग कोई ऐसा व्यक्ति को देखे तो मोटिवेट किया करिए, अरे जान है तो जहान है। ये सब तो बहुत छोटा मोटा चीज है, एग्जाम है, हो जाएगा। ये सब को लेकर के हाँ टेंशन लेने का, डिप्रेस नहीं होने का। अरे टेंशन नहीं लेगा तो पड़ेगा नहीं, डिप्रेस नहीं होने का, हंस खेल करके पढ़ने का कि ये मौका वापस से नहीं मिलेगा। आप लोग तो लकी है कि आपको ये मौका मिल रहा है, हम तो लकी है कि हमको पढ़ाने का मौका मिल रहा है, आप लकी है कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। बाहर जाकर के देखो आबादी, 80% आबादी तो बिलो है, below the normal status that we enjoy. We are the privileged section of the society.
तो एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है? एथिक्स इन प्रोडक्शन, डिफेक्टिव माल बनाते हो, एडिक्टिव माल बनाते हो, चलो डिफेक्टिव नहीं एडिक्टिव, खाने पीने का चीज में कुछ ड्रग्स वगैरह डाल देता है कि एक बार खाओगे तो बार बार मन करेगा खाने का और मेरा बिक्री बढ़ेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आजकल बेचा जाता है। हाँ, ठंडा में भी आपको आम खाना है तो इंजेक्शन लगा लगा करके देंगे आम खाओ। नहीं समझ आया? दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आप देखते हैं बड़ा बड़ा जो मॉल्स है, बड़ा बड़ा मॉल, बड़ा बड़ा दुकान में, ऑनलाइन स्टोर्स में नॉन सीजन में भी वो फ्रूट मिल रहा है जिसका वो सीजन नहीं है। कैसे मिल रहा है? चमत्कार है क्या? भगवान का आशीर्वाद है क्या कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है? इंजेक्टेड है, वो इंजेक्टेड। नहीं समझ आया? आप शादीवाड़ी में जाओ, आपको मैंगो मिल जाएगा, डैश खा मत लेना, वो जेनेटिकली वो दवाई वाला मैंगो है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये लोग जो स्लाइस वगैरह बनाता है और क्या आमरस बनाता है, क्या माजा बनाता है, अरे वो आम का ही तो रस है। फ्रूटी बनाता है, ये सब क्या 12 महीना क्या ताजा आम से बनाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यूज करता है। केएफसी के ऊपर इल्जाम लगा था जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन बनाने का। केएफसी के ऊपर इल्जाम लगा था जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन बनाने का। किन लोग केएफसी का चिकन का बहुत शौकीन है? पूरा दौड़ाओ, फुल हैंड, इसमें शर्माना क्या है? जल्दी ऊपर जाओगे। हम चिकन के अगेंस्ट नहीं है, जिसका जो खान पान है वो खाओ, बट वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है इसलिए इतना टेस्ट आता है। शायद जबरदस्त रहता है क्या? हाँ, नहीं ऐसे चिकन बिना ऐसे ही अच्छा रहता है। सब कहाँ खाते हैं? कौन लोग नहीं खाता? हाथ उठाओ। ये देखो, सब तो नहीं खाते। अरे झूठा लोग। आजकल तो विराट कोहली भी जो है प्योर वेज हो चुका। बताओ। हाँ, अच्छा, आजकल एक जबरदस्त आया है कंसेप्ट, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया आया था, ठीक है, एंड आइडिया अच्छा था, और इसके बारे में, बट मेरे पास समय नहीं था विचार करने का, बट आइडिया जबरदस्त था। हम उनको बोले भाई आप आगे बढ़ो, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हम नहीं देंगे लेकिन आप आगे बढ़ो। तो कंसेप्ट जबरदस्त था। सारा का सारा नॉन वेजिटेरियन को पता है, चिकन, प्रॉन, सेम टेस्ट का वेजिटेबल लीव्स आने लगा है आजकल, और ये सबसे फूड बनता है और सेम टेस्ट रहेगा। जो हमारे यहाँ हर्ब्स है, लीव्स है ना, उससे सेम टेस्ट वाला चिकन, प्रॉन, मतलब कोई भी नॉन वेज वाला फूड, उन लोग वेजिटेबल लीव्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट को यूज करके बनाएंगे और टेस्ट सेम रहेगा। चिकन टिक्का, बोनलेस चिकन, सब उन लोग वेजिटेबल लीव से बनाएगा। गूगल में सर्च करना जाकर के, यूजिंग वेजिटेबल लीव्स टू प्रोड्यूस टू मेक नॉन वेज फूड, तुमको दिखा देगा वो लोग। अरे गांजा, ये तो भाई ये अमेरिका का आइडिया को बड़ा बाजार से कंपेयर करता है। बोल रहा है भाई साहब हमारे बड़ा बाजार में ऑलरेडी शॉप है, अभी तक इंडिया में आया नहीं है, लेकिन इनके बड़ा बाजार में आ गया है। क्या बकवास करता है रे बेटा? एक दिन सबका मन करेगा तुमको कूटने का, हम बचा लेंगे। तो यार प्लीज आप लोग एथिक्स ना प्रोडक्शन में फॉलो करो। आप लोग ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मत बनाओ। अब जो आप लोग ये बनाते हैं पेप्सी, कोका कोला, उसमें कुछ ना कुछ एडेड फ्लेवर में हमको तो लगता है आप ड्रग्स डालते हैं। आप देखो, आप लगातार 4-5 दिन पियो, छठवां दिन आपको खुद ही वो मन करेगा, क्या बोलते हैं ना उसको, हाँ क्या बोल रहा है, हाँ, पीने का मन करेगा आपको थम्स अप वगैरह। आप लोग के साथ नहीं हुआ है कभी बचपन में? डेली उसको हाँ चाहिए रहता है, उसमें उन लोग कुछ डालता है, हाँ कुछ सेक्रेन वगैरह भी डाल देता होगा हमको, एडेड फ्लेवर है भाई, क्या डाल रहा है क्या पता। अरे समझा क्या?
यहां तक सो फॉर सो गुड। जो हम लोग बातचीत किए एक बार मार्क करो उसको। व्हाट इज एथिक्स में आओ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। थोड़ा फास्ट। एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ethics is a system of what? Ethics is a system of moral principles. Moral principles, rules and conduct. It's a science of moral. अब ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना। नहीं समझ में तो आ गया, बट एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप अपना डिक्शनरी तो नहीं लगा सकते ना। सो एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एथिक्स इज अ साइंस ऑफ मॉरल। लैटिन वर्ड एथिकस, ग्रीक वर्ड एथिकोस, मीनिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर अनलाइक बिहेवियर इज इंट्रिंसिक। कैरेक्टर हमारे अंदर इंट्रिंसिक है ना। कैरेक्टर अनलाइक बिहेवियर, बिहेवियर तो बाहर का दिखता है, कैरेक्टर क्या है अंदर का। सो कैरेक्टर अनलाइक बिहेवियर इज इंट्रिंसिक विच डिराइव्स फ्रॉम इनर मोस्ट, जो एकदम आपके अंदर है। एथिक्स रेफर टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। एथिक्स रेफर्स टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल जो आपका राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट बताता है। दोस्तों एथिक्स रेफर्स टू द rules and principles which determine the right and wrong conduct of individual, which determines the right and wrong conduct of individual। ये बताया था रॉबिन्स ने। बस वहीं तक काफी है। एथिक्स इज नॉट अ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है? जो कांस्टेंट रहता है। नेचुरल साइंस ऑलवेज रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन and oxygen combines it becomes what? Water। when hydrogen oxygen combines becomes water। इंडिया में होता है ये कि अमेरिका में? सब जगह। तो ये नेचुरल साइंस है, ये कांस्टेंट है। बट एथिक्स जो है ना वो नेचुरल साइंस नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। वो सिचुएशन में अलग रहेगा एथिक्स, अलग अलग प्लेस में अलग अलग एथिक्स रहेगा। अमेरिका का एथिक्स अलग है, हमारा इंडिया का एथिक्स अलग है। यू अंडरस्टैंड? इट्स अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ह्यूमन माइंड तो अलग अलग है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड इज इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट गेट्स इन्फ्लुएंस बाय टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। सुनाया? तो कोई ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होता, ये कोई दोगलाबंदी नहीं हुआ। आपको सिचुएशन के हिसाब से ही काम करना चाहिए, प्लेस के हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं समझ आया? अब जैसे आप अगर अभी मेरे को बोले हे मोहित व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग मोहित, इट्स अनएथिकल इन इंडिया। अमेरिका में एथिकल है। अमेरिका में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ ऑफ देम कॉल ईच अदर बाय देयर फर्स्ट नेम। तो जब हम अमेरिका में पढ़ाने जाएंगे मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। उस समय हम थोड़ी ना बोल देंगे गांजा लेकर के आए हो क्या, क्या बकवास कर रहे हो। चीज समझ में आ रहा है? तो प्लेस के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे आप अपना कपड़ा चेंज करते हैं, बॉय अभी यहां पर तुम आराम से घूम रहा है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं बाहर में अमेरिका वगैरह वगैरह, जैसा देश वैसा भेष। होता है कि नहीं होता बताओ? अरे बाहर घूमने गए हो क्या? कैसे बच्चे हो? कहीं कलकत्ता के बाहर गए हो घूमने? बहुत जन तो कलकत्ता के बाहर से आए होंगे पढ़ने। हाथ उठाओ आउट ऑफ स्टेशन वाले बच्चे, फुल हैंड। तो घर में रह करके पढ़ लेते भाई, आजकल तो पेन ड्राइव की सुविधा उपलब्ध है। जिसको जो फैसिलिटी चाहिए सब उपलब्ध है। तो आप लोग जिन लोग बाहर घूमने गए हाथ उठाओ, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर आप लोग कोई नहीं गए? हाँ ठीक है, बढ़िया। सर फीस ही इतना ज्यादा है सब कोर्स का, तो हम भी नहीं गए लास्ट 2-2.5 साल में। अरे तो
2-2.5 साल क्या कम होता है क्या? अरे क्या गए बेटा, तो एकदम जब पास किए थे तब तो दोस्त लोग के साथ चले गए थे, सिंगापुर गए थे, अब इसके आगे मत पूछो। सो एथिक्स अलग अलग है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम प्लेस एंड क्या बताओ सिचुएशन। हाँ, हमको क्यों जाना चाहिए बाहर, नया नया रिसर्च करके लेकर आएंगे हम बाहर में, क्या मतलब रिसर्च करेंगे? हाँ चलो बड़ो, लेकिन इतना ज्यादा जब से खासकर सीएस का समस्या क्या हुआ लास्ट 1.5 साल में, पूरा सिलेबस क्या हो गया चेंज, और एक साथ पूरा सिलेबस चेंज हो गया लास्ट 1.5 ईयर में, एग्जीक्यूटिव का भी और फाइनल का भी। तो सीएस ही वो कारण है मेरे लाइफ में जो मेरे को 2-2.5 साल से एक वेकेशन तक मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सके, यू अंडरस्टैंड। और अभी भी जो है कॉन्स्टेंटली टू गिव द बेस्ट, अब तो मतलब एक्सेलेंस के प्रति हम लोग को फोकस करना चाहिए ना। अब हम ऑलरेडी तुम लोग का फाइनल में मेरे ख्याल से 12-13 मैच होगा, पता ही नहीं है ले बाबा, कितना, 14 टू मैच है ना। अब किसी को बोलना मत, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम अलग से यूट्यूब माध्यम में करेंगे, अभी हम अपने फैमिली को बता रहे हैं। ये 14 मिनट तो है ना, हर सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन आंसर्स का आपके लिए वर्कबुक बना रहे हैं, इन प्रोसेस है, एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का, नहीं समझा? और पूरा चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज, जिसमें कोई क्वेश्चन डैश नहीं छूटे, तो पूरा क्वेश्चन आंसर्स रहता है। जैसे ये मैट तो पूरा अपना मदर मैट हो गया ना, मदर मैट मतलब क्या, प्रोविजंस वाला, यू अंडरस्टैंड। अब हम हर चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ ढूंढ करके बना रहे हैं। जैसे बचपन में अपने पास एक प्राइवेट ट्यूटर हुआ करता था क्लास 3 या 4 में, जो अपने को चैप्टर के भीतर से क्वेश्चन बना बना करके देता था, बट आंसर खुद से लिखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर दोनों ही बना करके दे रहे हैं, क्योंकि बाजार में हम देखते हैं जितना भी स्कैनर उपलब्ध है, न्यू सिलेबस के लिए तो है ही नहीं। न्यू सिलेबस के लिए कैसे स्कैनर रहेगा, 2 टर्म तो वही है, 2 से 3 टर्म तो वही है एकदम। और ओल्ड सिलेबस का भी जो स्कैनर है, उसमें आधा से ज्यादा 75% ऑफ द आंसर्स डस्टबिन है, कूड़ा करकट भरा हुआ है, कुछ भी मन चाहता है गांजा लेकर के उन लोग लिख देता है। तो स्कैनर मतलब थोड़ी ना कोई ऑथेंटिकेटेड हो गया, स्कैनर मतलब कोई भी बस कुछ भी निकाल दिया वो स्कैनर बन गया, यू अंडरस्टैंड। तो वैसा नहीं हो, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन आंसर्स जो है ना, और ये काम हम लास्ट 1 महीना से चालू कर रखे हैं, मोर देन 1 मंथ हो चुका मेरे को ये काम करते हुए। अभी मेरा 2 मैट कंप्लीट हो चुका है प्रोफेशनल का, 2 मैट कंप्लीट हो चुका है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का जो 2 मैट कंप्लीट कर लिए हैं, और प्रोफेशनल का भी 2 मैट कंप्लीट कर दिया। एग्जीक्यूटिव का तो 1 मैट हम लॉन्च भी कर दिए थे ना, जेआईजीएल का, अगर आप यूट्यूब में देखे होंगे, नहीं देखे थे, ये लोग देखा था हाथ उठाओ, मतलब तुम लोग वीडियो स्किप कर देता है जो तुम्हारे काम का नहीं होता है, फेयर इनफ, आई एग्री। तो प्रोफेशनल वाला का भी मेरा 2 मैट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से वो 2 मैट है तुम्हारा मॉड्यूल 1 का ही दोनों मैट, यानी ड्राफ्टिंग एंड गवर्नेंस, यू अंडरस्टैंड। तो और लगभग मेरे को लगेगा, लगभग और समझ लो 2 महीना और लगेगा इसको पूरा कंप्लीट करने में। बट तब तक जो है हम सोच रहे हैं मॉड्यूल 1 का आपके साथ शेयर कर देंगे, क्या बोलते हो? ये सब मैट हम सॉफ्ट कॉपी में आप लोग के साथ शेयर करें कि हार्ड कॉपी में शेयर करें? सर देख, हाँ बोलिए। हाँ भाई, क्वेश्चन आंसर ही है सारा, कुछ नया नहीं है, जो पढ़ाए हैं उसी के अंदर से क्वेश्चन आंसर है। बट समटाइम्स स्टूडेंट फाइल ट्रिकी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में, आंसर तो पता होगा बट क्वेश्चन जो है ये है, अच्छा उसके अंदर ये लिखना है, अच्छा समझ गए। तो बताओ क्वेश्चन आंसर का क्या करें, हम सॉफ्ट कॉपी दें कि हार्ड कॉपी दें? हार्ड कॉपी तो बेटा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। नहीं नहीं, हम आपसे नहीं, मतलब फिर हार्ड कॉपी दे तो विथ रीजनेबल फीस लें, कॉस्टिंग लें, कि विदाउट कॉस्टिंग लें? क्योंकि ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये तो एडिशनल फैसिलिटी हो रहा है, जो ऑलरेडी रात रात जग जग करके आपके लिए ये सब काम कर रहे हैं, नहीं समझा? जब कोई घर में बीमार भी होता है तो हम थोड़ी ना बीमार के बगल में बैठ करके बैठे रहते हैं,
अपना नोट्स ही बनाते रहते हैं। तो बताओ क्या करें? हार्ड कॉपी का, सॉफ्ट कॉपी दे कि हार्ड कॉपी पहले डिसाइड करो। अगर हार्ड कॉपी दे, तीन ऑप्शन है, सॉफ्ट कॉपी, पॉइंट नंबर 2 हार्ड कॉपी विथ द कॉस्ट, हार्ड कॉपी विदाउट द कॉस्ट। सॉफ्ट कॉपी वाले बच्चे हाथ उठाओ, हार्ड कॉपी विथ कॉस्ट वाले बच्चे हाथ उठाओ, फुल हैंड। हार्ड कॉपी विदाउट कॉस्ट वाले बच्चे हाथ उठाओ। तुम दोनों में, चारों में हाथ उठा रहे हो। हाँ, अरे कॉस्ट में कैसे डिस्काउंट देंगे? सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट दिया जाता है, कॉस्ट में थोड़ी ना। मेरा जो प्रिंटिंग का कॉस्ट लगेगा हम बिल दिखा देंगे उतना ही लेंगे। मतलब प्रिंट करवाना है कि नहीं करवाना है वो बताओ। एग्जाम समय में प्रॉब्लम होगा सॉफ्ट कॉपी में, उतना वो फील नहीं आएगा। हाँ, क्यों? हम तो सॉफ्ट कॉपी में ही आजकल पढ़ते हैं। नहीं नहीं, हमको तो याद भी यहीं से हो जाता है। ये देखिए, ना ना, हमको तो पूरा दिखता। देखिए, अच्छा मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा बोर्ड जो है वो विचार करेगा। मतलब सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए तुम लोग को, हार्ड कॉपी चाहिए। और वो पैसा लेना है नहीं लेना है, वो आप लोग बोल रहे हैं, वो आप देख लो। मांगेंगे तो देंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं देंगे, बहुत बढ़िया होगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर बिजनेस एथिक्स, लेकिन ये हम बता रहे रेवोल्यूशन रहेगा ये ना। तुम लोग का जो प्रिपरेशन है ना, इसमें बहुत मदद करेगा, भयानक वाला, चार चांद लगा देगा। और जो मैट के पीछे जो टास्क है ना, इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे जो टास्क है, वो सर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है। उसके अलावा अंदर से भी सॉल्व किया है। इंस्टीट्यूट का अगर आप मैट खोलेंगे, हर चैप्टर के पीछे टास्क है, चार चार पांच पांच क्वेश्चन हर चैप्टर में। वो सब का सारा आंसर मैंने सॉल्व किया है। उसके अलावा जो अंदर से भी क्वेश्चन आंसर्स बनता था, मैंने वो भी बनाया। बढ़िए, आईबीसी का मार्क्स नहीं मिलेगा, हम सामने सामने चेक करेंगे। चलिए आइए, बिजनेस एथिक्स में आइए। इससे क्या है, लोगों को गलती जो है बताया जाएगा, तो बाद बाकी लोग भी उस गलती से सीखेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप महान है और आपका इज्जत चला जाएगा, है ना? स्टूडेंट तो गलत हो ही सकता है। बिजनेस एथिक्स में आइए, देखो बिजनेस एथिक्स यहां लिखो एरियाज। बिजनेस एथिक्स में यहां पे लिख दो एरियाज। बिजनेस एथिक्स में यहां पे लिख दीजिएगा एरियाज, कि किस किस एरियाज में हम लोग बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले बताओ कहां, किस एरिया में फॉलो करते हैं? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं। अब फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में एथिक्स फॉलो करते समय क्रिएटिव अकाउंटिंग मत करना। हाँ, क्रिएटिव अकाउंटिंग भी क्रिएटिविटी के साथ करोगे, थोड़ा नयापन लाते हैं, एसेट को उल्टा साइड लिखते हैं, ये सब मत करना। अर्निंग्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, इनसाइडर ट्रेडिंग, सिक्योरिटीज फ्रॉड, ये सब करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। फैसिलिटेशन पेमेंट मतलब जरूरत से ज्यादा पेमेंट, फैसिलिटेशन पेमेंट मतलब जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर देना। फिर आ जाओ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स पढ़ो, एचआरएम को पढ़ो। एग्जीक्यूटिव लोग को जरूरत से ज्यादा कंपेंसेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पता ना, किसी एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भारत में कितना परसेंट दे सकते हैं? 5%।
और नेट प्रॉफिट उससे ज्यादा देना ना। अफर्मेटिव एक्शन, हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं तो एक्शन। अफर्मेटिव मतलब हाँ में हाँ बोलो, नहीं तो एक्शन ले लेंगे तुम्हारे खिलाफ। वर्क प्लेस सर्विलियंस, नजर रखना, बिग बॉस की तरह हर जगह नजर रखना। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, आप एम्प्लॉय को आजादी दीजिए काम करने का। विसल ब्लोइंग, समझ में आता है ना? अरे बाबा नहीं समझ में आता तो पढ़ाई छोड़ देना चाहिए ना बेटा। सेक्शन नंबर कौन सा विसल ब्लोइंग का? 177, विजिल मैकेनिज्म बनाया जाता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, बस बस बस। सेक्सुअल हरेसमेंट, एम्प्लॉय रेडिंग। एम्प्लॉय रेडिंग मतलब तुमको चेक करना था एम्प्लॉय कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, अचानक से उसके कैबिन में जाकर के चलो इसका सारा कच्चा चिट्ठा देखो। तुम उसका पर्स खोल रहा है, तुम उसका बैग खोल रहा है। यू अंडरस्टैंड? ये सब तो एथिकल इश्यूज है। सेल्स एंड मार्केटिंग, प्राइस फिक्सिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? हाँ हाँ, किसको? फिगर्स को चेंज करना, सेल्स को चेंज करना। सेल्स को चेंज करना मतलब व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? एनीवन? ग्रीन वॉशिंग सुनो ऐसा होता है, एनवायरमेंट के नाम पर मेरा प्रोडक्ट ले ले बाबा, मेरा प्रोडक्ट लेगा बाबा तो एनवायरमेंट का सुरक्षा होगा, एनवायरमेंट का रक्षा होगा, एनवायरमेंट बढ़ेगा खुलेगा, इसलिए आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। दैट इज ग्रीन वॉशिंग। दैट इज ग्रीन वॉशिंग कि आप प्रोडक्ट को ऐसे एडवर्टाइज कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो एनवायरमेंट तबाह हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट को यूज जितना करोगे एनवायरमेंट उतना सुधरेगा, और बाद बाकी कंपटीटर का प्रोडक्ट यूज करोगे तो एनवायरमेंट डैमेज होगा, हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। ऋतिक रोशन एक बार फ्लेरोमीटर का ऐड किया था, कितने पेड़ काटेंगे आप, मत काटिए, ये यूज करिए फ्लेरोमीटर, लिखते ही जाए लिखते ही जाए लिखते ही जाए। नहीं याद आया? फ्लेरो था कि फेरोमीटर था? फ्लेरो पेन का ऐड था या पेंसिल का? पेन का था। ग्रीन वॉशिंग समझ में आया? एनवायरमेंट के नाम पर आप अपना प्रोडक्ट चेपते हैं। और कोई ऐड बताओ ग्रीन वॉशिंग का अगर याद आ रहा है तो। एसीज का ऐड आजकल बहुत आता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, 5 स्टार एसी है, एनवायरमेंट के ऊपर अच्छा रहता है। हाँ यही वाला था। Try trading with a limit trade. We have everything ready for you. Minimum deposit of $10. Ready to go trading strategies. $10,000 in your पेन जब खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं। पता है ऐसे हर रोज हम कितने पेन फेंकते हैं? करोड़ों। हमें एनवायरनमेंट का ख्याल है इसलिए हमने बनाया है। चलता रहे चलता रहे। पता है ऐसे हर रोज हम कितने पेन फेंकते हैं? करोड़ों। हमें एनवायरनमेंट का ख्याल है इसलिए हमने बनाया है फ्लेयर वाइडोमीटर, जो चलता रहे और चलता रहे। फ्लेयर वाइडोमीटर पेन, सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन, जो लिखे 10,000 मीटर्स नॉन स्टॉप। मेरे लिए हमेशा बस फ्लेयर और कुछ। ग्रीन वॉशिंग, दिस इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। यू अंडरस्टैंड? अरे हो गया। क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एनवायरमेंट के नाम को यूज करना। तो ये क्या एथिकल है कि अनएथिकल है? हाँ अनएथिकल है। क्या बकवास कर रहा था बे? मतलब क्या उसका पेन यूज करने से पेड़ नहीं कटेंगे? हाँ जादू बनाया पेन। मैसेजेस, ऐसा ऐसा इमेज इन एडवर्टाइजिंग जो बार बार आपको देखने का मन करता है। अरे क्या इसमें क्या हो गया अब?
मार्केटिंग टू चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आप ऐड बना रहे हैं, फॉल्स एडवर्टाइजिंग, नेगेटिव कैंपेनिंग, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। समझ आया? अब जैसे वो स्लाइस का ऐड देख लो, हमको तो शुरू में समझ में नहीं भाई ये स्लाइस का ऐड है भी कि नहीं है, बाद में बोलता है अच्छा स्लाइस। समझ आया? तो वो सब क्या है, अब आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ ना जो बेच रहे हो, वो सब के बारे में आपको नहीं बात करना है। बाद बाकी जो है एडिक्टिव मैसेजेस, इमेजेस, मार्केटिंग, ये सब क्या है, नेगेटिव कैंपेन, ये सब एथिकल है कि अनएथिकल। तो 3 एरियाज के बारे में आपको बताना है। कहां का? एथिक्स इन अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। 5 बॉटम लाइंस बताओ क्या क्या 5 बॉटम लाइन था? ट्रिपल ई और एचएस ना, लिख दो बगल में ट्रिपल ई एचएस, थोड़ा फास्ट। 5 बॉटम लाइन में लिख देना ट्रिपल ई एचएस। सबसे पहले इकोनॉमिक बॉटम लाइन, इकोनॉमिक बॉटम लाइन क्या ये सब लिख सकेंगे? इकोनॉमिक बॉटम लाइन देखो क्या बोले थे, वेल्थ क्रिएशन इज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल धर्मा ऑफ बिजनेस। तो जब हम धर्मा बोल रहे होंगे, बच्चों को लग रहा होगा हिंदी में क्यों बोल रहे हैं सर आज, लिखना है भाई, इट इज द मोस्ट बेसिक धर्मा ऑफ बिजनेस। अ बिजनेस विच डज नॉट क्रिएट वेल्थ इज अधार्मिक। देख रहे हो 2 लाइन कितना जबरदस्त पका सकता है। बोला क्रिएटिंग वेल्थ इज धर्मा, क्रिएटिंग नॉट वेल्थ इज अधर्मा, अनएथिकल। We have to focus more on positive factors which lead to economic goals. टेक्नोलॉजी अच्छा रखो, प्रोडक्टिविटी अच्छा रखो, क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, इनोवेशन, नॉलेज, ये सब अच्छा रखो। क्लियर है क्या? इकोनॉमिक हो गया। फिर ह्यूमन बॉटम लाइन, ह्यूमन बॉटम लाइन में आप वर्कफोर्स को कैसे इंप्रूव करोगे? देखो बेटर क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स को हाईलाइट करो। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स तभी होगा जब लीडरशिप होगा, टीम वर्क होगा, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, वेलनेस, एम्प्लॉइज में वेलनेस प्रमोट करो। और बताओ क्या है? अरे बोलो ना। सोशल बॉटम लाइन, सोशल बॉटम लाइन में यू हैव टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्या बताओ, सीएसआर। पूरा सीएसआर को ठोक देना। जेआरडी टाटा का एग्जांपल लिख देना। जेआरडी टाटा, अरे जमशेद जी टाटा, सुने नहीं हो? सुने सर? तो जमशेद जी टाटा, मतलब इनके लिए, टाटा ग्रुप के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हद तक मायने रखता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हम नाम ले जो हिंदुस्तान में सच में सोसाइटी के बारे में सोचता है, वो है टाटा ग्रुप। अंडरस्टैंड? बहुत ज्यादा करता है। अब जैसे वो ताज में अटैक हुआ था ना 26/11, उसके बाद अगला 6 महीना से लेकर के 1 साल तक वो पूरा रेनोवेट हो रहा था। तो हम लोग सोच रहे रेनोवेट हो रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, बट व्हाट अबाउट द वर्कर्स, स्वीपर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, एम्प्लॉइज, एडमिन? घर में बैठा करके उन लोग को सैलरी दी है, घर में बैठा करके पूरा साल भर का सैलरी दी है। आगे जाकर के खाली सैलरी नहीं, इन लोग के लिए एक स्पेशल काउंसलिंग भी करवाया। ट्रॉमा था ना यार, तुम अगर देख रहे हो चारों तरफ खून खून, आतंकवादी लोग, फिर भी तुम बच गए, तो तुम तो ट्रॉमा में चले गए होगे। एक होता चलना, ए चल घर बैठ पैसा दे देंगे, इससे ज्यादा काउंसलिंग करवाना, समझ आ रहा है? तो ये सब उन्होंने किया था। देखो जेआरडी बोलता है भाई कम्युनिटी को डेवलप करो, खाली पैसा मत फेंको, कैपेबिलिटी को शेयर करो। जेआरडी टाटा बोलता है खाली पैसा से मत करो सोसाइटी का डेवलपमेंट, अपने कैपेबिलिटी को शेयर करो। मतलब अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंजीनियर है, डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, यूज दोस टैलेंटेड पीपल टू स्प्रेड नॉलेज इन सोसाइटी, शेयर द कैपेबिलिटीज ऑफ सोसाइटी। कंप्यूटर इंजीनियर को बोलो सोसाइटी में आकर के 2 घंटे स्पेंड करे सोसाइटी के साथ, उन लोगों को सिखाए। डॉक्टर है तो डॉक्टर को बोलो फ्री में इलाज करे 2 घंटा। समझ में आ गया? शेयरिंग ऑफ कैपेबिलिटी rather than just throwing money. Every company has special continuing responsibility towards the people of the area in which it is located. Obvious बात है, तुम जिस एरिया में लोकेटेड हो वही उसी एरिया में तुम ये सब कर सकोगे ना। The company should spare its engineer, doctor, managers to advise the people of the villages and supervise new development undertaken by cooperative effort between them and company. उन लोगों को कुछ नए इनिशिएटिव लेने में कोऑपरेट करो, मदद करो।
मतलब JRD's conception of corporate responsibility goes far beyond charity or sharing of wealth towards sharing of capabilities. It's more than sharing of profit and wealth. It's towards sharing of capabilities. ये समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है? Environmental bottom line. We are not a part of society only, but also a part of क्या बताओ ना, nature. Any human group which draws energy resources from nature has a responsibility to use them prudently within the law and limits set by the nature. समझ आ गया क्या बोले? हम लोग को इनपुट कौन देता है? नेचर देता है, तो उसको ठीक से यूज करो और नेचर को प्रिजर्व करो. Evolutionary bottom line. This is something which has not been recognized in the corporate world. अभी तक ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज नहीं किया. सब में होड़ लगा है ग्रोथ का, प्रॉफिट का, जो जितना जल्दी बस ग्रो कर ले. अरे भाई फ्यूचर को रेडी करो, खुद फ्यूचर रेडी होने के पहले लिख दो ऐसे करके. इट फोकसेस ऑन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूचर. It focuses on conservation and preservation of future. It focuses on conservation and preservation of future. Focuses on conservation and preservation of future. जैसे हम लोग ऐड देखते हैं और गर्व होता है बिजनेसमैन लोग को ऐड करने में. The future is here. The future is now. Then what will be in future? It is destroyed. अब समझ हम क्या बोल रहे हैं? लोग ऐड करते हैं द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर इज हियर. फ्यूचर को हम लोग आज ही ले आए हैं, तो फिर फ्यूचर में क्या होगा? डिस्ट्रक्शन. देयर इज नो फ्यूचर. यू अंडरस्टैंड? सो गो स्लो. अब जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होता है, क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है, जब यूएन का कन्वेंशन बैठता है ना, यूनाइटेड नेशन का, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी तहस नहस बर्बादी मचा रखे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उन लोग इंडिया, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को बोलते हैं तुम लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो हम लोग बढ़ता बच्चा है, हम लोग को चाहिए, हम लोग डेवलपिंग है. लेकिन नाउ यूएस, इंग्लैंड, दे पुट सैंक्शंस ऑन इंडिया एंड चाइना कि स्टॉप यूजिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, स्टॉप यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, थोड़ा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करो अपना. और डेवलपिंग बोलते हैं हम लोग क्यों करें, पहले तुम लोग किया, अब हम लोग. समझ में आ रहा है? डेडलॉक. डेवलप्ड वाला लोग का तो ग्रोथ है नहीं, क्योंकि उन लोग तो क्या है, डेवलप्ड है, तो उन लोग बेटा अब ज्यादा ज्ञान का पाठ दे रहा है. और डेवलपिंग वाला लोग अभी बढ़ता बच्चा है, उन लोग बोले हम लोग को ज्ञान नहीं चाहिए, हम लोग तो तोड़ फोड़ मचाएंगे. नहीं समझ आया? कौन सही है, डेवलप्ड की डेवलपिंग? अरे तो दोनों सही है, तो बात तो कोई किसी का नहीं मान रहा है. तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो गई, क्लाइमेट चेंज तो हो गई, पॉल्यूशन तो बढ़ेगा. आइडिया दे. डेवलप्ड कंट्री को बोलो पेनल्टी दे डेवलपिंग को, टू फॉरगो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो तुम लोग चमत्कार किया है पास्ट में एनवायरमेंट का, तबाही मचाया है, उसका पेनल्टी दो डेवलपिंग को. और डेवलपिंग को बोलो कि और तुम स्लो डाउन करो, और डेवलप्ड वाला जो है तुमको कंपनसेट करेगा. ये तो फिर भी ठीक है. ऐसा बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये यूएन में प्रपोजल रखा गया था, डेवलप्ड वालों ने नहीं माना, और डेवलप्ड वाले बोल रहे हैं तुम अब उतना डेवलपमेंट, तो डेवलपिंग वाला नहीं मान रहा है. और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद तो एथिक्स हट ही गया. हाँ हाँ, उसको पेरिस समिट बोलते हैं. पेरिस समिट से डोनाल्ड ट्रंप जब आया था तभी विड्रॉ कर लिया था, बोला हम ये सब बकवास नहीं मानते, दिस आर ऑल रबिश. समझा? पढ़ो क्या लिखा वहां पर, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूचर लिख दिया ना. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एथिक्स में आइए. जिस हिसाब से बीजेपी भी प्रोग्रेस कर रहा है, हमको तो देश में इतना ज्यादा जो अस्थिरता दिखाई देता है, कभी कभार तो हमको टेंशन ही होता है, थोड़ा स्लो जाओ यार. बीजेपी का सेकंड टर्म में जिस हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहा है, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, थोड़ा अमित शाह मोटा भाई को बोलो थोड़ा स्लो जाए. बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, अग्रेसिव मतलब अल्ट्रा अग्रेसिव हो गया. क्या बोल रहे हैं?
अरे तो उसी सिलसिले में तो बोल रहे हैं। नहीं अच्छा है कि खराब है? आई रिजर्व माई ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। हाँ, मैं ओपिनियन पूछूंगा भी नहीं, आगे बढ़ो। बढ़ो। अच्छा यहां पर आओ ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टचेज ऑन मेनी इश्यूज, दिखाई दे रहा है, रिलेटेड टू एथिक्स। अब ये सब जो पॉइंट्स है, ये देखो, अगर आप एथिक्स को एड्रेस नहीं करेंगे क्या होगा? वर्कर लोग ना अपने आप को ना एलियनेटेड फील करेगा। एलियनेशन एक्सपीरियंस बाय वर्कर ड्यू टू रिपीटेटिव वर्क। तुम एक वर्कर से बार बार सेम चीज करवा रहे हो तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं समझेगा, ऑप्रेस्ड फील करेगा, ऑप्रेस्ड लग रहा है उसके साथ जागती हो रहा है। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधों पर डाल दी हो मैनेजर के। पावर टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बाय मैनेजर्स हु आर एंशियस टू एडवांस इन देयर करियर एम्बिशन। जब जॉब करने जाओगे ना, ये सब पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? जॉब क्या, तुम कोई भी फील्ड में रहोगे ना, तुमको इस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो तो तुमको बाहर कर दिए जाओगे। नहीं समझा? इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, यू आर आउट। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, तो हम ये सब माथा ही नहीं लगाते। नहीं समझा? बहुत सारा ये सब बनता रहता है, कार्टेल ग्रुप। मेरे से नहीं होता है कि हाँ में हाँ मिलाओ, जो चीज गलत है वो गलत है, तो मेरे से हाँ में हाँ नहीं मिलाया जाता है। चलो वो ज्यादा सही है, और मेरे को क्या दरकार है हम चमचागिरी करें। हेल्थ प्रॉब्लम्स, अरे बाप रे, इसके ऊपर यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया था, एचयूएल के खिलाफ। एचयूएल जो है ना, अपना वर्कर लोग का ख्याल नहीं रखता था, तो वर्कर लोग को बीमारी होने लगा था। एचयूएल का सारा वर्कर लोग एक साथ मिलकर के एक कैंपेन चालू कर दिया एचयूएल के खिलाफ। बहुत इसका गुडविल खराब हुआ था, बट तुम लोग को देख करके लग रहा है गुडविल वापस आ गया है। तुम लोग को पता ही नहीं है इसका। ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 साल पहले का बात हम बता रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अनसेफ वर्किंग कंडीशन, एब्सेंस ऑफ नॉन यूनियनाइज्ड एम्प्लॉइज। यूनियन हो तो अच्छा है ना, एम्प्लॉय लोग का मांगे रखे जा सकती है। तुम यूनियन ही नहीं बनाने दोगे, ये तो नाइंसाफी है। ये सब पढ़ोगे क्या? अपने आप को एम्प्लॉय समझना, सारा भड़ास निकाल देना। रिपीटेटिव वर्क, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन, नहीं समझना, बैड वर्किंग कंडीशन, पुअर वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, नो यूनियन, बस भड़ास निकालना है बेटा। 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करना चाहिए। सुनो ये 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? अरे देखो ना, देयर आर 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ क्या, बताओ ना? ऑटोनॉमी। एक हो गया बेनिफिशियंस, बोलो ठीक से बोलो, बेनिफिशियंस। ऑटोनॉमी हो गया, एक हो गया बेनिफिशियंस। नॉन मैलफिसेंस, मैलफिसेंस होता है ना फ्रॉड, नॉन मैलफिसेंस, जस्टिस। बताओ कितना तो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स है? 4 है, फटाफट समझा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या? प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। देयर 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ योर एम्प्लॉइज। Do not poke them every time. Give respect to the freedom of your employees. Do not put them under continuous monitoring and surveillance. It will not get the best out of them. फिर principle of beneficence. Business should do those work which are good for the society, bad for the society. Good for the society. इसको बोलते हैं principle of beneficence. ऐसा काम करो जिससे सोसाइटी का क्या हो, भलाई हो। नॉन मैलफिशियंस, ऐसा काम करो जिससे किसी को फ्रॉड नहीं हो, कोई चीटेड महसूस नहीं करे, नुकसान नहीं हो। मतलब गुड शुड बी मोर देन हार्म, बोलो या गुड शुड बी मोर देन हार्म। एंड if a particular activity is important,
and it is going to produce some harmful effect, but it cannot be avoided. At least we should reduce the harmful effect. If the harm cannot be avoided, at least reduce it. अब जैसे एक बात बताओ, अगर हम फैक्ट्री चला रहे हैं तो फैक्ट्री के चिमनी से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ, पॉल्यूशन फैलेगा कि नहीं फैलेगा, बट कम से कम आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं विद दिस। और बताओ प्रिंसिपल ऑफ क्या बताओ, जस्टिस मतलब ट्रीट एवरीवन व्हाट, इक्वली, फेयरली, इक्वालिटी, बताओ चार्टो पॉइंट। ऑटोनॉमी, फ्रीडम दो, बेनिफिशियंस मतलब बेनिफिशियल वाला काम करो, ऐसा एक्ट करो विच इज गुड, एंड नॉन बेनिफिशियंस मतलब हार्म मत करो, किसी को चीट मत करो, फ्रॉड मत करो किसी के साथ, और हार्म कैन नॉट बी अवॉइडेड तो इट शुड बी रिड्यूस, एंड जस्टिस मतलब इक्वली। सबसे पहले ऑटोनॉमी में आ जाओ। ऑटोनॉमी मतलब होता है सेल्फ रूल, रिस्पेक्ट द डिसीजन, सेल्फ रूल के बाद नेक्स्ट लाइन, respect the decision made by other people concerning their own life. Self rule का next line, respect the decision made by क्या बताओ ना, other people concerning their own life. If you have made a decision regarding your own life, we should respect it. If employee wants to give 2 months notice and leave the job, we should respect him. नहीं समझा? This is also called principle of human dignity यार, इसको human dignity भी बोलते हैं। बस वहीं तक। बेनिफिशियंस में आओ, bring about good in all our actions. बेनिफिशियंस क्या हो गया, bring about good in all our actions. अच्छा काम करो, अच्छा, बस वहीं तक। नॉन मेलफिशियंस, नॉन मेल, देखो ये रहा, नॉन मेलफिशियंस मतलब did not intend to harm, one did not intend to harm. We have an obligation not to harm others. My action should not harm you. First, do not harm, and where harm cannot be avoided, we are obligated to minimize the harm we do. अगर हम लोग कंबाइन करें बेनिफिशियंस प्रिंसिपल को नॉन मेलफिशियंस के साथ, तो क्या करो, अच्छा करो, खराब मत करो, नहीं समझाया, मतलब गुड एक्ट शुड बी मोर देन द बैड एक्ट। कंबाइन करो दोनों प्रिंसिपल को, ईच एक्शन प्रोड्यूस मोर गुड देन हार्म। एक एक्शन से ज्यादा अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है वो देखो, अगर ज्यादा खराब हो रहा है तो मत करो, ज्यादा अच्छा हो रहा है, खराब भी हो रहा है बट ज्यादा अच्छा हो रहा है तो करो, नहीं समझे। अब जैसे हम ये दुनिया भर आपके लिए सेवा में प्रस्तुत रहते हैं, तो इससे ज्यादा जन के लिए अच्छा हो रहा है बट कुछ लोग के लिए खराब भी है, तो हम करें कि नहीं करें, करें। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, we have an obligation to treat all people equally, fairly, impartially. एक बहुत अच्छा हम आपको लाइन बताते हैं, आप किसी कंपनी का सीईओ को जैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसी कंपनी का अगर आप दरबान को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, तब माना जाएगा कि आप इक्वली, फेयरली, इम्पार्शियली ट्रीट कर रहे हैं, नहीं समझ आया। जो हम लोग से उम्र में काफी बड़े रहते हैं उसको तुम, तू, ये सब करके बात करना चाहिए कि आप, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि जो पैसे में बड़े, पैसे में जो बड़े उससे आप करके बात करेंगे कि उम्र में जो बड़े, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो लॉट ऑफ टाइम्स वी सी ना कि जो कोई सीनियर हाउसकीपिंग है या सीनियर कोई स्वीपर है, हम लोग उसको तू तू करके सुनते हैं बात करते हुए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, फिर एजुकेशन का फायदा ही क्या हुआ, बढ़िए। अब मेरे से यहाँ पर सीनियर कौन है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, तो फिर समझ आया, बढ़ो, बस वहीं तक। कंबाइनिंग बेनिफिशियरी एंड जस्टिस, we are obligated to work for the benefit of those who are unfairly treated. जिसको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिल रहा, अनफेयर है, उसको, उसके लिए ज्यादा बेनिफिट्स के लिए काम करो, कंपेंसेट करने के लिए, नहीं समझा। If someone is treated unfairly, we should do those acts which are more beneficial for those kind of persons. तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाया गया। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, शेड्यूल कास्ट वगैरह था, उन लोग को हमेशा क्या ट्रीट किया गया था, अनफेयरली। तो अब ज्यादा लॉ उनके लिए क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है। जॉब्स में उन लोग के लिए रिजर्वेशन है, स्टडीज में रिजर्वेशन है, बिकॉज दे वर ट्रीटेड अनफेयरली, तो बैलेंस करने के लिए उनको ज्यादा बेनिफिट दिया गया।
एथिकल डिलेमा, क्या करे कि ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दो इसका हल ओ मेरे भाई, कि इस तरफ जाए कि उस तरफ जाए हम, ये है एथिकल डिलेमा। अचानक से सर आपको गाना गाने का मन करेगा क्या? ये एथिकल डिलेमा है, क्या करें कि ना करें ये कैसे मुश्किल है। एग्जाम में भी सर ये लिख करके आ जाएंगे, याद रहेगा। अगर एग्जाम में लिख करके आ गया ना, 0 मिलेगा। एथिकल डिलेमा क्या होता है समझो। समटाइम्स वी फेस सिचुएशन, sometimes we face situation which is called ethical paradox. Ethical, we cannot solve it, it's unsolvable. We are in a fix, we are in a dilemma whether to do this act or not to do this act, because if we do this act, a particular section is benefited, if we not, but if we do this act, yes, particular section is benefited, but it is also harmful for another section of the society. तो क्या करे, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे? अरे बोलो। मान लो से फॉर एग्जांपल एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का मेरे टीम ने मेडिसिन खोज लिया है, मेरे साइंटिस्ट ने, रिसर्च ने मेडिसिन खोज लिया है। वो ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो 100 करोड़ में केवल एक जन को होता है, और जिसको होता है वो मर जाता है, लेकिन नहीं मरेगा ये दवाई से। तो ये दवाई बनाए कि नहीं बनाए बोलो? हाँ, ये दवाई बनाने के लिए हम लोग को पूरा एक लेबोरेटरी बैठाना पड़ेगा, अलग से टीम बैठाना पड़ेगा, लेबोरेटरी बनाना पड़ेगा, करोड़ रुपया खर्चा होगा, तब जाकर के दवाई बनेगी। लेकिन करोड़ों में एक कोई बीमारी होता है, बताओ क्या करें? मरने दे उस एक जन को। बनाए कि नहीं बनाए? बनाना चाहिए है? अपना घर बार बेच करके बना, शेयरहोल्डर लोग का वेल्थ क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है? यू आर अ डायरेक्टर, अब तुम डायरेक्टर हो, बताओ क्या करोगे? तुमको डिसीजन लेना है, तुम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो। शेयरहोल्डर लोग मना कर दिया, बोला पगला गया क्या, चल हम डायरेक्टर हैं, तुम लोग शेयरहोल्डर की तरह सोचना। डियर शेयरहोल्डर्स, टुडे वी आर इन अ फिक्स एंड वी वांट योर डिसीजन। हम लोग 100 करोड़ में एक जन को होने वाला बीमारी का दवाई ढूंढ लिए हैं, लेकिन करोड़ रुपया फूकेंगे तब जाकर के बनेगा। बताइए वो दवाई बनाए कि नहीं बनाए? आप ही का पैसा, आपको बताना है। जिन लोग को लगता है बनाना चाहिए हाथ उठाइए। एक भी शेयर होल्डर वोट नहीं किया फेवर में। अभी जब तक तुम शेयर होल्डर का टोपी नहीं पहने थे, बड़ा ज्ञान दे रहे थे, बनाओ बनाओ बनाओ। अभी शेयर होल्डर का टोपी पहने हैं, नहीं बनाने देंगे। तो बनाएंगे तो वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा शेयर होल्डर का। नहीं बनाना, नहीं बनाए अगर, तो हम सोसाइटी को चीट कर रहे हैं। नहीं समझाया? आई एम फेलिंग इन माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ आई एम मेकिंग दिस मेडिसिन आई एम फेलिंग इन माई इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करे कि ना करे ये कैसी मुश्किल है। एथिकल डिलेमा, पैराडॉक्स, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। इट इज अनसॉल्वेबल बट इट कैन बी रिजॉल्व। इट कैन नॉट बी सॉल्व, इट कैन बी रिजॉल्व। बैलेंस करो, मत बनाओ, कोई उपाय नहीं है, मत बनाओ। मना कर दिया शेयरहोल्डर, मत बनाओ। बट फिर अभी तुम शेयरहोल्डर लोग के बारे में सोचा, अब थोड़ा सोसाइटी के बारे में सोचो, तुम और क्या कर सकते हो। जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन है, जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, ट्रीटमेंट है, वो सब फ्री कर दो अपने आसपास के लोकेलिटी के लिए। अरे ऐसे भी तो और भी तो बहुत सारी बीमारी हैं जिससे लोग मर रहे हैं, जिसका दवाई ऑलरेडी तुम बनाते हो, तो वो फ्री कर दो। तो थोड़ा सा सोसाइटी के खिलाफ काम किया, अब थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, रिजॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व तो नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। अभी भी तुम्हारे अंदर एक अनरेस्ट, फ्रस्ट्रेशन जाग रहा होगा, क्या करो? और अगर लगा दो यहां पर रुपया, तब कम नहीं बंद हो जाएगा? ये भी तो अधर्म है। ये सबको बोलते हैं एथिकल, क्या बताओ, डिलेमा। ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढो, चूज द ऑल्टरनेटिव, सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस सोचो कि तुम अगर एक्शन लोगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव होगा, किसके ऊपर नेगेटिव होगा। जिसके ऊपर नेगेटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा, क्या वो कंपेंसेट किया जा सकता है दूसरा एक्शन से? तो फिर दूसरा एक्शन कर दो। ये एक्शन तो करो ही, तो नेगेटिव होगा उससे किसी सोसाइटी के लिए, तो उसको नेगेट करने के लिए कुछ और कर देना। नहीं समझा हम क्या बोले? अरे बोलो ना। देखो एथिकल डिलेमा, it's a situation that requires a choice
It's a choice between options that seem equally unfavorable or mutually exclusive. शेयरहोल्डर का वेल डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? नहीं। सोसाइटी मरने देना चाहते हो? नहीं। नो। तो क्या करोगे? सॉल्व नहीं हो सकता। देखो, ethical dilemma involves a need to choose from among two or more morally acceptable course of action. आपको चूज करना पड़ेगा among two or more morally acceptable course of action when one choice prevents selecting the other. समझ गए? If we choose one, we are not choosing for other. दवाई बनाएंगे तो किसको चुन रहे हैं हम लोग? सोसाइटी। किसको हम लोग धोखा दे रहे हैं? शेयर होल्डर। दवाई नहीं बनाएंगे, शेयर होल्डर के साथ है बट सोसाइटी को धोखा दे रहे हैं। A right versus wrong dilemma is not easy to resolve. This is also called ethical paradox. इसको ethical paradox भी बोलते हैं। तो ethical dilemma takes us in grays. Gray मतलब समझ में आता है? अनसर्टेन। ब्लैक है कि व्हाइट है? पता नहीं, ग्रे है। ग्रे ग्रे मतलब ना ब्लैक है ना व्हाइट है। Gray zone of business and professional life where things are no longer black or white. ये सब फ्रेजेस सुनते होगे अगर बुक्स वगैरह पढ़े होगे तो। It's not just about black or white. It's we are in a gray situation. ब्लैक तो पूरा ही ब्लैक होता है, कोई डाउट नहीं है। व्हाइट तो पूरा ही व्हाइट है, तो कोई डाउट नहीं आता। बट ग्रे मतलब डाउट। देखो, केस स्टडीज इनटू एथिकल डिलेमा। अब ये सब आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ही मतलब मजा आएगा। महाभारत का वर्णन है यहां पर। क्या हुआ था महाभारत में? सुनो, गुरु द्रोणाचार्य का लड़का का नाम बताओ। अश्वत्थामा। कभी बचपन में देख लेना चाहिए था ये सब। द्रोणा, गुरु द्रोणा का लड़का का नाम बताओ, और उसका फेवरेट स्टूडेंट का नाम अर्जुन। उसने ब्रह्मास्त्र किसको दिया था? मुंडू अश्वत्थामा को। अर्जुन को दिया। नहीं समझाया? तो उसके सामने एथिकल डिलेमा था कि नहीं था? बताओ। He was wearing two hats, one of a father and one of a teacher. One of a father and one of a teacher. तो एथिकल डिलेमा था कि लड़का के बारे में सोचे कि स्टूडेंट के बारे में सोचे। एज अ टीचर हम भी अगर होते तो हम यही करते, स्टूडेंट के बारे में सोचा और उसको दे दिया ब्रह्मास्त्र। किसको? अर्जुन को। क्योंकि पता था कि ब्रह्मास्त्र से पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, बट ये स्टूडेंट केयरफुल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल है ये। और मेरा जो लड़का है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो कौरव लोग के साथ है, तो कौरव लोग उसको मिसयूज करवाएंगे, तो दे दिया। बट आफ्टर गिविंग ब्रह्मास्त्र टू अर्जुन, जो उसका लड़का था, कौन? अश्वत्थामा, वो सुसाइड वगैरह करने का धमकी, अनशन पर बैठने का धमकी, अपने आप को आहत करना चालू कर दिया। फिर उस गुरु द्रोणा के अंदर का पिता भी जाग गया और ना चाहते हुए भी ब्रह्मास्त्र दे दिया। किसको? अश्वत्थामा। और फिर आपको पता है उसने अपना अश्वत्थामा जो है वो यूज किया अर्जुन के ऊपर। फिर अर्जुन ने भी तो उसको नेगेट कर दिया ना रे बाबा। नहीं समझ में आया? बट मिसयूज कौन किया? अश्वत्थामा। यू अंडरस्टैंड? तो पहला डिसीजन सही था, दूसरा डिसीजन इनका गलत था। बट अगर मैं भी शायद उनके जगह होता या आप भी उनके जगह होते, तो यू वुड हैव सकम्ड टू द सर्कमस्टांसेस। ही सकम्ड टू द सर्कमस्टांसेस। नहीं समझा? तुम नहीं देते? हाँ? लेकिन पहला चॉइस क्या था? स्टूडेंट। तो अब यहां पर ये पूरा केस स्टडी है एग्जाम्पल 1 में एथिकल डिलेमा का, पूरा एकदम अच्छे से यहां पर दबा करके इंस्टीट्यूट ने समझाया है। तो ये 3 तो केस स्टडी है, ये तीनों केस स्टडी आपको रीड करना है। हम नेक्स्ट क्लास सीधा आते ही पूछेंगे। चलो एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा है बताओ। रुके रुके पढ़कर बताते हैं, घर से पढ़ करके आना, सीधा यहाँ बताना है एग्जाम्पल 1 2 3। बेटा ठोका पीटी होगा कल अगर नहीं पढ़ करके आया तो। स्टेप्स टू रिजॉल्व डिलेमा हम पढ़ा चुके हैं, आपको खाली एक बार यहां से रीड कर लेना है शुरू से लेकर के इसका भी केस स्टडी पूरा लंबा जाओ पेज 182 के यहां तक। मेरा सब पढ़ाया हुआ, आपको खाली एक बार रीड करना है।
आज का क्लास यहीं तक रखेंगे।